नमस्कार दोस्तों। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी में एक बड़ी हलचल दर्ज की जा रही है। एक समय पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के करीबी रहे पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद और संजय गुप्ता ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हरिद्वार से टिकट की मांग की है। अब बीजेपी इन दोनों को टिकट देगी या नहीं देगी ये तो पता नहीं। हरिद्वार लोकसभा सीट के जातीय और पार्टी के अंदरूनी समीकरण तो यह कहते हैं कि बीजेपी इन दोनों को टिकट शायद ही दे, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में बहुत सारे समीकरण साधे जाते हैं, वो सधते हुए दिखते हैं और टिकट मिल भी जाता है। इसीलिए किसको टिकट मिलेगा किसको टिकट नहीं मिलेगा इस पर बात करने से अच्छा है हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी में मचे कोहराम पर बात करते हैं। इस सीट पर हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी में चल क्या रहा है इस पर बात करते हैं। निशंक जो मौजूदा सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक, उनके खिलाफ किस तरीके से पत्ते बिछ रहे हैं और ये पत्ते जब खुलेंगे और खुल भी रहे हैं धीरे धीरे, ये कितना असर कर पाएंगे इस पर बात करते हैं। इस सीट के मौजूदा समीकरण की बात की जाए तो एक समय हरिद्वार जिले में मदन कौशिक और निशंक मिलकर सारे समीकरण साध लिया करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है। इस वक्त हरिद्वार जिले में बीजेपी में 3 लाइनें बहुत ही साफ साफ खींची हुई दिखती है, महसूस की जा सकती है और इन तीनों ही लाइन पर जो खड़े हुए हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए दिखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम करते हुए दिखते हैं। यह बहुत साफ साफ सी बात है, महसूस की जा सकती है। पहली लाइन पर मदन कौशिक खड़े हैं, वो भी लोकसभा टिकट के दावेदार है। इस समय उत्तराखंड बीजेपी में वह थोड़ा उपेक्षित है, एक तरफ खड़े हुए हैं, बहुत उनकी चल नहीं रही है, पूछ हो नहीं रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार में बीजेपी की बड़ी हार हुई थी पूरे जिले में, अगर पिछले चुनाव की तुलना करते हुए देखें तो, और इसमें भीतरघात के आरोप लगे थे। मदन कौशिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और मदन कौशिक पर तमाम आरोप लगे थे भीतरघात के। तो इसके बाद मदन कौशिक की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी चली गई थी, लेकिन अब वो मौजूदा समय में 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको दिल्ली से ही टिकट मिल सकता है। इस वक्त उत्तराखंड बीजेपी में प्रदेश के जो हालात है इसमें उनके लिए शायद ही कोई पैरवी करने वाला हो। और अब दूसरी लाइन की बात करें तो इस लाइन पर मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक खड़े हुए हैं। ये आसपास ये लाइन है जो इनके आसपास घूमती है। कुछ समय पहले तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और निशंक के बीच में बड़ा तालमेल दिखता था, लेकिन अब इस तालमेल पर शक किया जा सकता है और इस शक को करने के बहुत सारी वजह है और सबसे बड़ी वजह तो यही है। जब हम ये सवाल करते हैं कि क्यों शक किया जा सकता है, और इस सवाल के जवाब में सबसे बड़ी वजह तो यही दिखती है कि साफ साफ कहा जा सकता है कि पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद और संजय गुप्ता जो टिकट मांग रहे हैं, ये पहले निशंक के करीबी होते थे, लेकिन अब उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति में ये पुष्कर सिंह धामी के करीबी है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है और ये दोनों ही निशंक के टिकट के दावे के सामने अपने दावेदारी लेकर खड़े हुए हैं। इसीलिए साफ सी बात है कि इस वक्त हरिद्वार में बीजेपी 3 लाइनों पर खड़ी हुई दिखती है, एक मदन कौशिक, एक निशंक और एक पार्टी की जो मौजूदा नेतृत्व है उत्तराखंड में। वैसे तो हरिद्वार जिले में बीजेपी में 2022 के विधानसभा चुनाव जो चुनाव के परिणाम आए थे उसके बाद ही बड़ी हलचल हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया, यहां पर बार बार बगावती सुर पनपते रहे। बीजेपी ने हरिद्वार में भीतर घातियों की जांच भी कराई थी 2022 के चुनाव के बाद, जिसके बाद मदन कौशिक की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चली गई थी। जैसा कि मैंने बताया, अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हरिद्वार बीजेपी में ये जो हलचल है इसके क्या मायने हैं, क्योंकि हरिद्वार में बीजेपी जिसको टिकट देगी उसके लिए एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक समीकरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, वैसे तो टिकट किसी को भी मिल सकता है, यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन हरिद्वार में मुसलमान, दलित और पर्वतीय वोटर का अगर गणित समझा जाए तो इस सीट पर करीब 5.25 लाख मुस्लिम, 4.5 लाख पर्वतीय वोटर और करीब 4.5 लाख के आसपास ही दलित वोटर है। यह कोई आरक्षित सीट नहीं है, इसलिए बीजेपी यहां से जिसको भी टिकट देगी उसका उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों से संबंध होना जरूरी है, यानी वो पर्वतीय पृष्ठभूमि का नेता होना चाहिए। यह एक मानक है और इस मानक पर स्वामी यतीश्वरानंद और संजय गुप्ता तो फिट बैठते नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि टिकट किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर समीकरण की बात करें और जब टिकट दिया जाता है, पार्टियों में ये समीकरण देखे जाते हैं, जातीय समीकरण, इसके अलावा क्षेत्रीय समीकरण। टिकट देना बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लेकिन यह सभी जानते हैं कि टिकट जातीय और क्षेत्रीय और बहुत सारे अन्य समीकरणों को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं।
एक और बड़ा सवाल है, स्वामी यतीश्वरानंद और संजय गुप्ता 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण और लक्सर विधानसभा सीट से हारे थे और ये दोनों विधानसभा सीटें हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में ही आती है। इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि जो अपनी अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो भी उसी जिले में उसी लोकसभा सीट पर जिस लोकसभा सीट के लिए वो टिकट मांग रहे हैं, तो क्या वो उस लोकसभा सीट को निकाल पाएंगे? और जिस भीतरघात के कारण ये आरोप लगाते रहे कि भीतरघात के कारण हारे थे, वो भीतरघात के मौजूदा फैक्टर तो हरिद्वार में अभी भी मौजूद है। इसीलिए बड़ा सवाल है कि हरिद्वार की बीजेपी में चल क्या रहा है। सवाल यह भी है कि कहीं यह निशंक के विरोध में बनाए जा रहे राजनीतिक समीकरण तो नहीं है, राजनीतिक माहौल तो नहीं है, राजनीतिक गुणाभाग तो नहीं है, क्योंकि मदन कौशिक निशंक के खिलाफ है, होंगे ही होंगे क्योंकि वो भी टिकट के दावेदार है और अब दो अन्य नेता भी विरोध में हैं टिकट की दावेदारी के तौर पर। अपनी अपनी टिकट की दावेदारी अगर कोई कर रहा है तो जाहिर है जो पहले से टिकट का दावेदार है वो उसके खिलाफ ही खड़ा हुआ है। अगर इन परिस्थितियों में निशंक को टिकट मिलता है तो हरिद्वार में बीजेपी में एक दूसरे को हराने में लगे हुए नेता दिख सकते हैं। ये एक आशंका है। हरिद्वार जिले में बीजेपी नेताओं की मौजूदा स्थितियों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है। निशंक 2 बार से लगातार हरिद्वार में सांसद रहे हैं। उनके खिलाफ 2019 में टिकट के दावेदार न के बराबर थे, लेकिन 2024 में उनके सामने बीजेपी में टिकट मांगने वालों की एक लंबी कतार खड़ी हो गई है। हरिद्वार धार्मिक नगरी है, यहाँ पर बीजेपी हार के बारे में विचार भी नहीं कर सकती है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, इसीलिए धार्मिक नगरी में हार पर तो विचार ही नहीं किया जा सकता। यहाँ से जीतना तो जरूरी है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि अगर हरिद्वार से कोई संकट आता है तो इसके परसेप्शन बहुत बड़े और एक बहुत बड़ी लाइन खिंच जाएगी। इसीलिए सवाल यह है कि क्या इस लोकसभा सीट पर ऐसे हालात बन रहे हैं कि किसी अन्य नए चेहरे पर बीजेपी विचार करेगी, किसी एकदम नए चेहरे को बीजेपी मैदान में ला सकती है, क्योंकि मौजूदा नेताओं में चल रही खींचतान यह इसी तरीके से शांत हो सकती है कि कोई नया चेहरा आए। वैसे भी निशंक 2 बार से सांसद है तो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। पार्टी के भीतर गुटबाजी भी वो निपटा नहीं पा रहे हैं और उन पर एक आरोप यह भी लगता रहा है कि क्योंकि वो केंद्र में मंत्री थे और मंत्री होने के चलते उनकी अपनी व्यवस्था थी, वो बिजी रहते थे और उन पर एक आरोप यह भी है कि ग्रामीण इलाकों में उनकी नियमित सक्रियता रही नहीं है। हालांकि वो अभी पिछले कुछ महीनों से बड़े एक्टिव हैं हरिद्वार में मुस्लिम और दलित वोट मिलकर 50% वोट बनते हैं और कांग्रेस देश में इसी वोट पर निशाना साध कर राजनीति साध रही है और हरिद्वार में यह समीकरण बिल्कुल फिट बैठता है। और हरिद्वार में बीएसपी भी एक बड़ा फैक्टर है। हरिद्वार में त्रिकोण बनता है। पहाड़ की कम ही सीट है विधानसभा और लोकसभा की जिन पर उत्तराखंड में त्रिकोण बनता है, लेकिन हरिद्वार में त्रिकोण बनता है। यह भी ध्यान में रखे जाने वाली बात है। कांग्रेस की ओर से यहां हरीश रावत टिकट की लाइन में खड़े हुए हैं। वैसे तो हरक सिंह रावत भी खड़े हुए हैं और भी कई सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अगर देखें तो हरीश रावत सबसे आगे खड़े हुए हैं क्योंकि वो उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और उनके बड़े नेता होने के पीछे यहाँ एक और समीकरण है। उनकी बेटी यहाँ विधायक है, हरिद्वार ग्रामीण से यतीश्वरानंद को हराकर ही वो विधायक बनी है और एक बार हरीश रावत खुद भी हरिद्वार से सांसद रह चुके। इसीलिए बीजेपी कोई जोखिम तो लेना नहीं चाहेगी उस स्थिति में जब हरीश रावत जैसे नेता सामने हो और जोखिम को दूर करने का एक ही रास्ता दिखता है, टिकट बदलाव। और ये चर्चा बार बार होती है कि उत्तराखंड में बीजेपी अधिकतर टिकट बदल सकती है 5 में से। और वैसे भी जो मौजूदा समीकरण है, जो देश की राजनीति के समीकरण बन रहे हैं, दलित और महिलाओं को लेकर जो बीजेपी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती दिख रही है, तो एक समीकरण ये भी है कि जो 5 सीट है इनमें से हो सकता है बीजेपी 2 महिलाओं को टिकट दे। तो उसमें हरिद्वार आएगी कि नहीं आएगी यह तो एक अलग विषय है, लेकिन समीकरण ये भी है। और समीकरण ये भी है कि बीजेपी जिसको भी टिकट देगी वो पर्वतीय पृष्ठभूमि का नेता हो सकता है। अब यह कौन हो सकता है, इस पर एक चर्चा हो सकती है, इस पर एक चर्चा, परिचर्चा और बहस हो सकती है बहुत सारे नामों को सामने रखकर। यह तो आने वाला समय बताएगा कि हरिद्वार से बीजेपी किसको मैदान में उतारने वाली है, लेकिन मौजूदा समीकरण बड़े घमासान के बने हुए दिखते हैं साफ साफ। नमस्कार, मैं योगेश राणा।